सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है काव्य के तत्व। सबसे पहले हम काव्य का अर्थ परिभाषा जानेंगे, फिर काव्य के तत्वों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भूमिका काव्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन भारतीय साहित्य में काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के नाटक, गद्य, पद्य आदि अनेक विधाओं के लिए किया जाता रहा है, जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि। ये सभी विधाएं साहित्य या काव्य के अंतर्गत ही समाहित है, काव्य ही कहलाती है। जो रचनाएं पाठकों व श्रोताओं के हृदय को आनंद प्रदान करती हैं, पाठक व श्रोता के हृदय में भावनाओं का संचार करती हैं, आनंद का संचार करती हैं, वे रचनाएं काव्य कहलाती हैं। इसका अर्थ भारतीय आचार्यों ने काव्य रचना करने वाले व्यक्ति को कवि और उनके कर्म को काव्य कहा है। काव्यति इति कवि तस्य कर्मम काव्यम। जो रचना करता है, लिखता है, वो कवि है और उनकी रचना काव्य कहलाती है। काव्य का हमने व्यापक अर्थ देखा कि कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि ये सभी विधाएं साहित्य और काव्य के अंतर्गत हैं। परंतु आज वर्तमान समय में काव्य का अर्थ केवल कविता के लिए ही सीमित हो गया है। केवल कविता को ही काव्य के अंतर्गत माना जाता है। आचार्यों ने गद्य व पद्य की उस प्रत्येक रचना को काव्य माना जिसमें सरसता हो, जो मानव हृदय को रस प्रदान करे, वो प्रत्येक रचना काव्य कहलाती रही है। परिभाषा में हम देखें, संस्कृत काव्य जो है उसमें आचार्य विश्वनाथ जी लिखते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम। जो वाक्य रसपूर्ण है वो काव्य कहलाता है। पाश्चात्य विद्वान कालरीज ने कहा है, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर्स। हिंदी विद्वान श्याम सुंदर दास जी के अनुसार काव्य वो है जो पाठक या श्रोता के हृदय में आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे, आनंद या चमत्कार उपस्थित करे, रस का संचार करे, वही रचना ही काव्य है। तो काव्य मानव आत्मा की अनुभूति को अभिव्यक्त करता है। जो भाव मनुष्य को अपने हृदय में संचारित होते हुए महसूस होते हैं, उन अनुभवों को अपनी रचनाओं के द्वारा कवि व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है। और पाठक उस रचना को पढ़ के, सुन करके उसके चित्त में जो अलौकिक रस का संचार होता है, वही संचार करने वाली रचना कविता कहलाती है। साहृदय कवि की आत्मा की अनुभूति, जो उसके अंदर वो भावों का अनुभव है, जो भावों की महसूसता है, वो कविता के रूप में प्रकट हो करके प्रवाहित होती है, अभिव्यक्त होती है। काव्य प्रतिभाशाली, साधनाशील रचनाकार की, यानी जो एक प्रतिभावान कवि है, जो महसूस कर रहा है अपनी कल्पना को, अपनी साधना को, वो रचना के रूप में कल्याणकारी स्थिति में वो लिख करके पाठकों के सामने प्रत्यक्ष करता है, उनके समक्ष रखता है। अर्थात काव्य प्रतिभाशाली, साधनाशील रचनाकार की मंगलकारी अभिव्यक्ति है। तो प्रमुख आचार्यों और विद्वानों ने काव्य को आनंदकारी बनाने के लिए मुख्य 4 तत्व स्वीकार किए हैं, जिसमें कवि की अनुभूति भी है और अभिव्यक्ति भी है। वो 4 तत्व इस प्रकार है काव्य के तत्व। तो उसमें अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, और वो अनुभूति जो है वो 2 तत्वों में विभाजित है, भाव तत्व और कल्पना तत्व। और उसको किस प्रकार से कवि अभिव्यक्त करता है, उसके लिए तत्व है, एक बुद्धि तत्व और दूसरा है शैली तत्व। इस प्रकार जो ये 4 तत्व हैं,
दो तत्व हैं अनुभूति के अंतर्गत और दो तत्व हैं अभिव्यक्ति के। भाव और कल्पना ये आंतरिक तत्व हैं जो अंदर ही कवि अपने मनोभूमि पर महसूस करता है और उनकी कल्पना करता है। और अभिव्यक्ति यानी अपने शब्दों द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, रचना के द्वारा प्रस्तुत करता है। तो उसमें है बुद्धि तत्व और शैली तत्व। पहला तत्व है भाव तत्व। काव्य में भाव तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले रूप में, प्रथम रूप में भाव ही उपस्थित होते हैं। भाव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन भावों का संबंध अनुभूति या अनुभव से होता है। मानव मन से संबंधित अनुभव ही भाव कहलाते हैं। इनका जो संबंध है वो हमारी आंतरिक महसूसता से होता है। यही भाव मनोगत भूमि में अदृश्य रूप से विद्यमान होते हैं। भावों की विविधता काव्य को रोचक व विशिष्टता प्रदान करती है। जितने भाव सुंदर होंगे, जितने भावों में विशेषता होगी, उतनी ही अभिव्यक्ति में विशेषता होगी, उतनी ही रचना भी विशिष्ट होगी। भाव तत्व काव्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण साहित्य का मूल तत्व है। भाव केवल कविता के लिए ही उपयोगी नहीं है, ये संपूर्ण साहित्य के लिए उपयोगी हैं। संपूर्ण साहित्य के लिए ये मूल रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। केवल कविता के रूप में ही भाव जरूरी नहीं है। निबंध, उपन्यास, नाटकों में भी सबसे पहले भाव ही उपस्थित होते हैं। काव्य में भावों की अभिव्यक्ति होती है। ये भाव उदात्त व सुंदर होते हैं। जितने भाव सुंदर होंगे उतने ही रचना सुंदर होगी। भावों का संबंध मानव की संवेदनात्मक भूमि अनुभूति से होता है। मानव जो अपने अंदर ही अंदर महसूस कर रहा होता है, जिनको इमोशंस कहा जाता है, ये भावनाओं का स्तर अनुभव से है। इनका संबंध आंतरिक चेतना से है। फिर वही महसूसता, वही भाव लेखक शब्द या अर्थ के रूप में अर्थ का स्वरूप दे करके, कल्पना का चित्र बना करके उनको साकार रूप प्रदान करता है। जो हृदय में अदृश्य रूप में भाव घूम रहे होते हैं, उमड़ रहे होते हैं, एक लेखक या कवि उनको शब्द और अर्थ का रूप दे करके, कल्पना का चित्र दे करके पाठक के सामने उपस्थित करता है। भाव तत्व का दूसरा नाम राग तत्व भी है कि जो प्रिय बन जाता है। भावना बुद्धि को प्रेरित करती है। भावना जब हृदय में उपस्थित होती है तो बुद्धि को प्रेरणा मिलती है कुछ रचना करने की, और फिर बुद्धि भावना को नियंत्रित करती है। कई बार भावना का प्रवाह इतना तेज हो जाता है तो बुद्धि उस पर कंट्रोल भी करती है। भावना और बुद्धि एक दूसरे के सहयोगी हैं, क्योंकि जब तक भावना नहीं है तो बुद्धि कार्य नहीं कर सकती है। और फिर कई बार भावना इतनी अत्यधिक हो जाती है तो बुद्धि उसको कंट्रोल करती है, जिससे फिर रचना सुंदर हो जाए। रचना को सुंदरता प्रदान करने के लिए बुद्धि उसको नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है पाठक को प्रभावित करने में भाव अति महत्वपूर्ण होते हैं। भावपूर्ण अनुभूति पाठक को प्रभावित करती है। जो लेखक है उसका हृदय भावों से जितना ही संपन्न होगा, परिपूर्ण होगा, उसकी रचना भी उतनी ही सुंदर होगी। जो पाठक के हृदय को आंतरिक रूप में अंदर तक जाकर के उसको स्पर्श करेगी, तो लेखक की भावना पाठक की भावना को स्पर्श करने में सक्षम होती है। उसकी आंतरिक भावना को, अगर पाठक की भावना सोई हुई भी है, उसको भी जगा देती है। यानी अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति को सचेत करने में उपयोगी है।
एक लेखक की जो अदृश्य शक्ति है भावों के रूप में, वो पाठक की अदृश्य शक्ति भावों को जगाने में योगदान देती है, उसको मदद करती है और पाठक उससे प्रभावित होता है। भावों के कारण कवि काव्य में रस, आनंद और सुंदरता को पिरोता है। जो भाव सुंदरता लेकर के उमड़ रहे होते हैं उसमें फिर लेखक या कवि जो है उसमें रस, आनंद और सुंदरता को इस प्रकार से पिरोता है ताकि पाठक और जो श्रोता है वो उसकी सुंदरता को महसूस कर सके। इसमें दूसरा पॉइंट है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व के बिना कविता बेजान होती है। कल्पना अर्थात इमेजिनेशन। जब भाव उमड़ रहे होते हैं मन में तो कवि कल्पना के द्वारा उसको चित्रित करता है, एक नया रूप प्रदान करता है, चित्र में उसको ढाल देता है। कल्पना तत्व कल्पना तत्व का संबंध मन से है, मानसिक सृष्टि से है। जीवन के विविध दृश्यों को सामने प्रस्तुत करना कल्पना का कार्य है। कल्पना जो छिपे हुए दृश्य है, अदृश्य है, जो भावों के अदृश्य अंदर उमड़ रहे होते हैं, उनको चित्रों में ढाल करके उपस्थित करना कल्पना का ही कार्य है। निराकार वस्तुओं व भावों को आकार देना, तथ्य को चित्रमय बना देना, चरित्र या पात्र के व्यक्तित्व को साक्षात करना कल्पना द्वारा संभव होता है। जैसे मान लें कोई कवि एक कविता में संदेश देना चाहता है, एक दूत के माध्यम से कहीं पर संदेश पहुंचाना चाहता है, तो उसमें कभी तो वो पक्षी का आधार लेता है, पक्षी को दूत बना करके भेजता है। कालिदास ने तो मेघ को ही दूत बनाकर भेजा, मेघदूत में। तो इस प्रकार से कल्पना के द्वारा चित्र प्रस्तुत किया जाता है। कल्पना के द्वारा कल्पना का आधार लेकर के जो मन के भाव हैं उनको एक साकार रूप दिया जाता है। शेक्सपियर लिखते हैं कि कल्पना अज्ञात वस्तुओं को आकार रूप प्रदान करती है। जो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो कवि इतने सक्षम होते हैं कल्पना का आधार लेकर के चित्र प्रस्तुत करने में, जो पाठक को बड़ी सरलता से समझ आ जाते हैं। वो फिर उस सत्ता को पहचान लेते हैं, उस स्वरूप को उदाहरण और कल्पना के माध्यम से उसको समझने के लिए उनकी बुद्धि तैयार हो जाती है, यानी उनको भी वो अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं। कल्पना शक्ति के द्वारा कवि अपनी अनुभूति को नया रूप देता है, क्योंकि कल्पना है ही ऐसा सुंदर जिसको तत्व कि कवि अपने अनुभव को एक नवीन रूप लेकर के अपनी अनुभूति को नया चित्र दे करके प्रस्तुत कर देता है। लेकिन ये कल्पना दो प्रकार की होती है, नियंत्रित व अनियंत्रित। अनियंत्रित कल्पना का कोई महत्व नहीं। नियंत्रित कल्पना ही भाव तत्व को संवार कर प्रस्तुत करती है, सुंदर बना करके प्रस्तुत करती है। उसके बाद तीसरा तत्व है बुद्धि। ये दोनों तत्व, भाव तत्व और कल्पना तत्व, ये आंतरिक तत्व हैं, अदृश्य तत्व हैं, अनुभूति तत्व हैं। अब अगले जो दो तत्व हैं वो अभिव्यक्ति तत्व हैं। जिन भावों को अंदर ही अंदर महसूस किया जा रहा था, अब उनके प्रकट होने का समय है, तो वो उसमें अब बुद्धि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावों को प्रकट करने में बुद्धि की उपयोगिता है। काव्य या साहित्य के निर्माण में बुद्धि तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कवि अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ भावों का चयन करता है या उनको चुनता है, क्योंकि भाव इतने उमड़ने लग जाते हैं। जैसे मान लें किसी सुंदरता का वर्णन करना है, नायिका है, वो बहुत सुंदर है, तो कहे उसमें कवि लिखते हैं कि इसका नायिका का मुख चंद्र के समान है, चंद्रमुखी है, मृग नयनी है और मुख है कमल के समान है।
इस तरह से भाव उमड़ उमड़ के आ रहे होते हैं, तो वहाँ फिर बुद्धि उपस्थित होती है कि इन तीनों चारों उदाहरणों में से जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उसी को ही वो चुनती है। तो बुद्धि अपनी अहम भूमिका इस तरह से निभाती है, जब भाव भी बहुत अधिक हो गए, कल्पना भी बहुत अधिक रूप में उपस्थित हो गई है, तो बुद्धि उसमें काट छांट करती है। जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको हटा देती है और जो उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको चयन कर लेती है, उनका चुनाव कर लिया जाता है। ये बुद्धि अपनी भूमिका निभाती है, बुद्धि ही नियंत्रण करती है। श्रेष्ठ भावों का चयन करने में बुद्धि का विशेष योगदान होता है। बुद्धि नियंत्रित, संयोजन और न्यायपूर्ण दिशा निर्देशन करने वाला तत्व है। अगर बुद्धि ना हो तो फिर ये कल्पना तो बहुत विस्तृत रूप में उपस्थित हो सकती है और फिर वो रचना विस्तार को प्राप्त हो सकती है, लेकिन बुद्धि आकर के उसको एक सुंदर रूप प्रदान करती है, नियंत्रित करती है। फिर बुद्धि के चिंतन द्वारा नवीन विचारों का निर्माण होता है। बुद्धि सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा करती है, यानी जो सत्यता है और जो कल्याणकारी विषय है, जो सुंदर विषय है, उसी का ही चयन करती है। उसमें से कुछ असत्य घटनाएं या कुछ जो अकल्याणकारी, अमंगलकारी शब्द या अर्थ होते हैं, उनकी वो छटनी कर देती है। यथार्थ, आदर्श, नीति, अनीति, विकृति, संस्कृति, मंगल, अमंगल, विवेकपूर्ण निर्धारण में बुद्धि निर्णायक की तरह भूमिका निभाती है, निर्णय करती है, एक न्यायकारी निर्णय देती है कि कौन सा शब्द या क्या उदाहरण है जो उचित हैं या अनुचित हैं। भावनाओं व संवेगों की तीव्रता के कारण कभी कभी कवि की कल्पना उड़ान सीमाओं को पार करने लगती है, यानी कि कल्पना बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती है। तब बुद्धि कवि की भावनाओं को मर्यादा में रखती है, सीमा में बांध करके रखती है। बुद्धि अभिव्यक्ति को निर्धारित करती है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है बुद्धि। लास्ट पॉइंट है शैली तत्व। तो शैली अर्थात स्टाइल, तो जो रचना बुद्धि ने सिलेक्ट कर ली है उसको अब एक नया रूप देना है। अब उसके प्रेजेंटेशन का समय आ गया है, छटनी हो चुकी है, उसको किस तरह से, किस स्टाइल से प्रस्तुत करना है, अब ये भूमिका निभाती है शैली, स्टाइल। भावों की अभिव्यक्ति का साधन शैली तत्व कहलाता है। मानव हृदय में समाये भावों की अभिव्यक्ति शैली के माध्यम से होती है। भावों का सौंदर्य बहुत कुछ शैली के सौंदर्य पर निर्भर करता है। कई बार कुछ साधारण रचनाएं होती हैं, लेकिन उनकी जो प्रस्तुति होती है, उसको जो प्रेजेंट किया जाता है, जब प्रेजेंटेशन उसकी इतनी सुंदर होती है तो वो रचना भी असाधारण बन जाती है। साधारण रचना की प्रस्तुति का जो तरीका है वो अगर सुंदर है तो साधारणता समाप्त हो जाती है और वो असाधारण, सुंदर, अद्वितीय भी बन सकती है। पाश्चात्य पोप ने शैली को द ड्रेस ऑफ थॉट्स अर्थात विचारों का पहरावा कहा है। अर्थात जैसे हमने कोई चीज़ तैयार की है, चाहे कुकिंग की है या ड्रेस की है, अब उसको उसके ऊपर सजावट करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, जिस साधनों को लिया जाता है, उनको जितना सुंदर बनाया जाता है, क्योंकि सेलेक्ट तो हो चुकी है, वो चीज़ तैयार हो चुकी है, वो कार्य कर दिया है बुद्धि ने तैयार कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है। अब जो ड्यूटी शुरू हुई है वो है शैली की, प्रेजेंटेशन की। अब उसमें जो जो चीज़ें ली जा रही हैं वो हैं अलंकार, छंद, रस, गुण, शब्द शक्ति आदि। क्योंकि कल्पना के द्वारा जो भाषा है उसमें विशेषता आ चुकी है, बुद्धि ने उसको नियंत्रित कर लिया है। अब शैली के द्वारा उसको नया रूप
और एक सुंदर रूप प्रदान करना है। शैली में अलंकार आ जाते हैं, रस छंद गुण आ जाते हैं। भाव व अर्थ और अनुभूति यदि काव्य के प्राण तत्व हैं तो अभिव्यक्ति तत्व, शैली तत्व उन सबको रूप प्रदान करने वाला सक्षम शरीर है। कि जैसे जो भाषा है, भाव है, वो प्राण है और शैली एक शरीर के तरह है, जो जैसे शरीर प्रत्यक्ष रूप में, दृश्य रूप में दिखाई देता है लेकिन प्राण दिखाई नहीं देते हैं, इसी तरह से भाव और अर्थ अदृश्य हैं लेकिन शैली दृश्य रूप में उपस्थित होती है। भाव, चिंतन, कल्पना ये काव्य की आत्मा है, किंतु शैली रूपी शरीर के बिना उनका कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। कवि या लेखक अपनी रचना में भाव व बुद्धि तत्व की सहायता से सत्यम, शिवम और सुंदरम की सृष्टि करता है। अब वो सुंदरम की जो सृष्टि होती है वो शैली के माध्यम से ही हो सकती है। इसमें भाव जो अनुभूति है और बुद्धि है चिंतन, कल्पना तत्व, शैली जो है वो अभिव्यक्ति तत्व है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में काव्य में बुद्धि तत्व से सत्यम व शिवम की, कल्पना व भाव तत्व से सुंदरम की रक्षा होती है। कि जो बुद्धि तत्व है वो सत्य की रक्षा करता है और शिव की रक्षा करता है, यानी कि उसमें से असत्यता को समाप्त करता है। शिवम अर्थात होता है कल्याण करना, मंगल करना। तो बुद्धि काव्य में छटनी करती है कि जो उसमें से असत्यता है, जो अनुचित विषय है, जो अमंगलकारी विषय है उसको हटा देना, और कल्पना व भाव तत्व से सुंदर की रक्षा ये शैली की ड्यूटी है। शैली अपनी एक भूमिका निभाती है कि उसको सौंदर्य प्रदान करती है। कवि के हृदय के साथ पाठक के हृदय का सह स्पंदन कराया जाता है, यानी कि ट्यूनिंग होती है। जो लेखक या कवि के वाइब्रेशंस हैं वो उन्हीं वाइब्रेशंस को पाठक या श्रोता भी अपने हृदय में महसूस करता है। निस्संदेह चारों तत्वों के समन्वय से ही श्रेष्ठ काव्य का निर्माण होता है, यानी श्रेष्ठ रचना के लिए ये चारों तत्व अति उपयोगी हैं। तो हमने जाना भाव तत्व, कल्पना तत्व ये आंतरिक तत्व हैं और बुद्धि तत्व और शैली तत्व ये बाहरी तत्व हैं, जो अभिव्यक्ति तत्व हैं। इन्हीं के द्वारा ही रचना बहुत सुंदर हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।